हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए, अच्छी बात है। आप फिर बजट पर ही वीडियो है। ये भी मैंने आपसे कहा था ना, छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी जिससे आप आराम से देख लें, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं बजट में। आज हम देखने वाले हैं प्रत्यक्ष कर में क्या प्रावधान किए गए हैं बजट में। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर होता है, डिटेल्ड तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना, अर्थव्यवस्था, उसमें देखेंगे, परंतु आपको मोटे तौर पर बताऊं तो प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो सीधे जिसके ऊपर लगाया गया है। यानी कि अगर मुझ पर लगाया गया है तो सीधे मैं ही उस टैक्स को भरूंगी, मेरे ऊपर ही भार होगा उस टैक्स को भरने का, मैं ही वहन करूंगी। प्रत्यक्ष यानी कि सीधे तौर पर, डायरेक्ट तौर पर। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं आयकर, निगम कर, या फिर संपत्ति पर कर। संपत्ति आपकी है, आप मालिक हैं, तो आपकी संपत्ति पर जो कर लगा है आप ही भरेंगे ना उसको डायरेक्ट। ऐसा तो नहीं है कोई और भर देगा। तो यही बात है कि डायरेक्ट कर का से मतलब तात्पर्य होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष अर्थात जो जिसके ऊपर कर लगाया गया है वही उसका को वहन भी करेगा, वही भरेगा उस टैक्स को। तो ये होता है प्रत्यक्ष कर। अब देखते हैं प्रत्यक्ष कर में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। विकास को गति देने के लिए कर ढांचा सरल बनाया गया है, अनुपालन सरल बनाए गए हैं तथा मुकदमे में भी कमी आई है। जो कर से संबंधित मुकदमे होते थे उनमें भी कमी आई है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगर आपसे कथन कारण वाला क्वेश्चन देके पूछें और उसमें कहें कि मुकदमों में बढ़ोतरी हुई है प्रत्यक्ष करके, तो नहीं, मुकदमों में बढ़ोतरी नहीं हुई है बल्कि कमी हुई है। व्यक्तिगत आय कर, अब इसके अंदर क्या छूट? व्यक्तिगत आय कर जो हमारी और आपकी व्यक्तिगत आय है, यानी कि हम और आप जो आय करते हैं, कमाते हैं, हमारी आय का स्रोत जो है, कमाई जो है हमारी, उस पर कर ढांचे में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं या बदलाव किए गए हैं। मध्यम कर के करदाताओं को बड़ी राहत दी गई है। नया व सरलीकृत व्यक्तिगत आय कर शासन प्रस्तावित है कि अब जो कर टैक्स सिस्टम होगा वो सरलीकृत होगा, जिससे आम लोगों को, आम जनता को समझने में और उसको टैक्स को पे करने में और उसके सारे प्रावधान समझने में आसानी हो। कर योग्य आय, अब आप ये देखिए, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कर योग्य आय यानी कि किस कर पर कितना टैक्स है और उसकी को नई टैक्स की दरें, नया जो कर है उसमें कितने प्रतिशत की कमी की गई है। 0 से 2.5 लाख, कितना? 2.5 लाख तक में छूट दी गई है। पहले भी छूट थी, पहले भी 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था। वर्तमान समय में जो नई कर की दरें होंगी, जो बजट में कहा गया है कि इतने प्रतिशत पर इतना कर, तो नई जो कर की दरें होंगी उसमें भी 0 से 2.5 लाख तक पर कोई कर नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% लगता था पहले भी, और अब भी जो नई कर की दरें होंगी उसमें भी 5% ही लगेगा। तो ये सेम है, आप याद रखिएगा। 2.5 लाख से 5 लाख पर 5% ही है दोनों में। जो अब बदलाव किए गए उसमें भी 5% भी है और पहले से ही 5% लगता था, तो 5% है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। 5 लाख से 7.5 लाख, कितना? 5 लाख से 7.5 लाख पर 20% था, अब 20%, अब कितना हो गया है? जो नई कर की दरें होंगी वो 10% कर दी गई हैं। कितनी कर दी गई हैं? 10%, यानी कि 10% की कटौती पूरी सीधे तौर पर कर दी है। अब 7.5 से 10 लाख में पहले 20%, कितना? जो मौजूदा दर थी वो 20% थी, अब नई दर कितनी होंगी? 15%। कितनी? 15% होगी। 5% की कटौती की गई है। 10 से 12.5 लाख पर 30% कर लगता था, अब 20% की नई कर दरें होंगी, यानी कि अब जो नई दरें आएंगी उसमें 20% लगा करेगा 10 से 12.5 लाख पर। 12.5 लाख से 15 लाख पर कितना होगा? 30% होता था, अब 25% होगा। नई जो दरें होंगी टैक्स की उसमें 25% होगा, यानी कि 5% की कमी की गई है। पहले 30% होता था। 15 लाख से ऊपर, कितना? 15 लाख से ऊपर 30% लगता था, अब भी नई कर की दर के तहत भी 30% ही लगेगा 15 लाख से ऊपर। तो ये स्लैब्स आप याद रखिएगा, किसमें कितनी कमी की गई है या कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं। पहले भी जैसे अब देखिए
2.5 लाख तक कोई नहीं लगता था पहले भी कर, अब भी नहीं लगता। और क्या क्या बदलाव किए गए हैं, कितने प्रतिशत की कमी कितने लाख तक में की गई है, ये आप याद रखिएगा। इस स्लैब से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। नई कर प्रणाली से प्रतिवर्ष 40,000 करोड़ रुपए का अनुमानित राजस्व, कितना, 40,000 करोड़ रुपए का राजस्व का अनुमान लगाया गया है कि इतना आना चाहिए नई कर प्रणाली के तहत। ये जो अब नई कर प्रणाली लॉन्च की जाएगी, बनाई जाएगी, इसके तहत कितना आना चाहिए कर राजस्व, 40,000 करोड़। कॉरपोरेट कर में क्या बदलाव किए गए, कॉरपोरेट टैक्स होते हैं जो कंपनीज पर लगते हैं, लिमिटेड कंपनी या जो भी कॉरपोरेट यानी कि जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कंपनीज हो गई, कंपनीज पे कॉरपोरेट टैक्स लगाए जाते हैं, एग्जांपल के तौर पर आप कह सकते हैं। और हम इसका डिटेल तो अर्थव्यवस्था में ही देखेंगे, यहाँ सिर्फ हम बजट से संबंधित पढ़ रहे हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम एक एक को डिटेल में टॉपिक देखेंगे कि कॉरपोरेट टैक्स क्या होता है या प्रत्यक्ष कर को पूरी तरीके से देखेंगे कितने तरीके के टैक्स होते हैं। हम सिर्फ आपको नॉर्मल मैंने बता दिया है जितना यहाँ ज़रूरत है। तो कॉरपोरेट कर में कितने प्रतिशत की कमी की गई है, 15, यानी कि इसके तहत कॉरपोरेट दर के तहत क्या काम किया गया है, प्रावधान क्या किए गए हैं। 15% की दर से कर नई बिजली उत्पादन कंपनियों को दिया जाएगा। अब जो नई बिजली कंपनी होंगी ना, जो बिजली कंपनी जिनको भी बिजली बनाने का टेंडर दिया गया होगा या जो भी बिजली उत्पादन के तहत कंपनी होंगी लिस्टेड, जो भी नई होंगी, पुरानी नहीं, जो भी नई कंपनियां अब जो आएंगी इसके बाद, इस प्रावधान को करने के बाद, तो अब उनको जो कर दिया जाएगा वो 15% की दर से दिया जाएगा, यानी कि जो उन पर ब्याज दर होगी वो 15% होगी। तो ये कहा गया है 15% की दर से कर नई बिजली उत्पादन कंपनियों को दिया जाएगा। भारतीय कॉरपोरेट कर की दरें अब दुनिया में सबसे कम है। इस समय जो हमारे भारत में कॉरपोरेट टैक्स की दर है वो पूरी दुनिया में यानी कि पूरी वर्ल्ड में सबसे कम है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना, आप पूछ सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब दे रखे है बजट में आई हो, और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। पूरे वर्ल्ड में हमारे यहाँ पर कॉरपोरेट दरें सबसे कम हैं, याद रखिएगा, सबसे कम हैं हमारे यहाँ पर कॉरपोरेट टैक्स की दर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बार बार कह रही हूँ, याद रखिएगा, आगे तक भी पूछ सकते हैं जब तक बढ़ोतरी नहीं होती है। लाभांश वितरण DDT, शॉर्ट फॉर्म क्या है लाभांश वितरण की, DDT, लाभांश, लाभ का अंश, क्या है, लाभांश, लाभ का अंश, यानी कि कोई भी कंपनी है उसमें के किसी ने अंश, कोई बॉन्ड्स या शेयर खरीद रखे हैं, कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं। आप देखते हैं समय समय पर रिलायंस के शेयर भी होते हैं, अगर शेयर क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, सब हम अर्थव्यवस्था का टर्म है, बस यहाँ पर आप और छोटा छोटा समझ लीजिए। लाभांश यानी कि कंपनीज जो होती हैं वो अपने शेयर बेचती हैं मार्केट में और उनको खरीदते हैं, हम, आप, कोई भी खरीद सकता है। तो जो लाभ कमाती है कंपनी, लाभ, उस लाभ के अंश को वो अपने शेयर धारकों में, जिन्होंने भी शेयर खरीदे हैं, उनमें बांटती है। तो वही कहा गया लाभांश, यानी कि लाभ का अंश। जैसे रिलायंस है, रिलायंस ने अपने कुछ शेयर मार्केट में बेचे और जो खरीदेगा उसने, जिसने भी रिलायंस के शेयर खरीदे हैं, अब रिलायंस को जो भी लाभ प्राप्त होगा उस लाभ का कुछ अंश वो अपने शेयर धारकों में भी बांटेगी, क्योंकि अगर जिसने शेयर खरीदे हैं तो वो इसीलिए तो खरीदे होंगे कि उनको भी लाभ मिले, तो उसी को बोलते हैं। अब रिलायंस को लाभ होगा तो वो अपने लाभ का कुछ अंश अपने सभी शेयर धारकों भी, जिसने भी शेयर खरीदे थे रिलायंस के, सबको बांटेगी। तो लाभांश, लाभ का अंश। लाभांश वितरण, DDT ने भारत को अधिक आकर्षक निवेश गंतव्य बनने से रोका है। यहाँ एक कमी बताई गई है कि जो हमारे यहाँ पे लाभांश वितरण है वो बहुत कम स्तर पर दिया जाता है, इसीलिए जो निवेश है भारतीय कंपनियों का अधिक आकर्षक निवेश बनने से ये चीज़ हमें रोक रही है, हमारे भारत को के लिए, कि
कह रहे हैं कि बढ़ाई जाएं, क्योंकि वर्तमान समय में जो है जिस तरीके का लाभांश दिया जाता है या जितने % दिया जाता है वो कम है, तो इसी के कारण आकर्षण नहीं बढ़ रहा है निवेश का। अगर इसमें बढ़ोतरी की जाए तो शायद बढ़े। यही कहा गया है इसमें कि DDT ने भारत को अधिक आकर्षक निवेश गंतव्य बनने से रोका है। होल्डिंग कंपनी को उसकी सहायक कंपनियों से प्राप्त लाभांश के लिए छूट की अनुमति 25,000 करोड़ रुपए का अनुमानित वार्षिक राजस्व परिव्यय। कितना? ये जो होल्डिंग कंपनी है उसको, जो उसकी सहायक कंपनी है, एक होल्डिंग कंपनी हो गई, होल्डिंग यानी कि एक सब की ऊपर 10 कंपनी है परंतु उनका एक मालिक है, एक मालिक ने 10 कंपनी खोल रखी है, एक होल्डर है परंतु 10 अलग अलग जगह, फ्रेंचाइजी कह सकते हैं आप। जैसे फ्रेंचाइजी क्या होता है, एक होल्डिंग होता है जो सारा मॉनिटरिंग करता है परंतु उसकी ब्रांच जगह जगह खोल दी जाती हैं। तो ये कहा गया है कि होल्डिंग कंपनी को उसकी सहायक कंपनियों से, या फिर ऐसा भी होता है कि एक होल्डिंग कंपनी है और उसी के तहत बहुत सारी कंपनियां भी काम कर रही होती हैं उसी के अंडर, उसकी ही देख रेख में। तो होल्डिंग कंपनी को उसकी सहायक कंपनियों से प्राप्त लाभांश के लिए छूट की अनुमति दी गई है। 25,000 करोड़ रुपए का अनुमानित वार्षिक राजस्व परिव्यय, इससे जो अनुमानित राजस्व परिव्यय होगा वो 25,000 करोड़ का सोचा गया है कि अनुमान लगाया गया है कि इतना होना चाहिए। स्टार्टअप योजना कब शुरू हुई थी? क्या है स्टार्टअप? जाके देखिएगा ज़रूर। हम बेसिकली आपकी योजनाएं क्या क्या चल रही हैं इस पर भी वीडियोस बनाऊंगी, हफ्ते में 1 या 2 कोई भी योजना आपको बताया करूंगी फुल डिटेल्ड। स्टार्टअप 100 करोड़ रुपए तक के कुल कारोबार वाले स्टार्टअप को, कितने करोड़ तक के, पहले तो ये बात याद रखिए, 100 करोड़ रुपए तक के कुल कारोबार वाले स्टार्टअप को 10 वर्षों में से, कितने, 10 years, 10 वर्षों में से लगातार 3 आकलन वर्ष के लिए, जो 10 वर्ष होंगे उनमें से जो शुरू के 3 आकलन वर्ष होंगे, लगातार का है ना, तो शुरू के 3 आकलन वर्ष के लिए 100% यानी कि पूरी की पूरी छूट दी जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूरी की पूरी छूट दी जाएगी। 100% छूट शुरू के 3 वर्षों में और 10 वर्षों में से, शुरू के 3 वर्षों में 100% छूट। और कितने करोड़ का कारोबार होना चाहिए? 100 करोड़ रुपए तक के, सिर्फ लिमिटेशन क्या है? 100 करोड़ रुपए तक के कारोबार। ई शॉप्स पर भुगतान में राहत, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान होता है ना, तो उसमें राहत। ई शॉप्स पर कर भुगतान में राहत दी जाएगी। MSME मध्यम लघु उद्योग होते हैं ना, जो छोटे स्तर पर भी शुरू किए जा सकते हैं, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग आप देखते हैं गाँव में होते हैं, आसपास भी बहुत सारे ऐसे उद्योग होते हैं। तो MSME से कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, यानी कि अब MSME जो लघु मध्यम उद्योग होते हैं उनमें भी ये बढ़ावा दिया जाएगा कि वहाँ पर नकदी का प्रयोग कम से कम हो। और इसको बढ़ाने के लिए, यानी कि कम से कम नकदी का प्रयोग हो, इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है? कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कुल कारोबार की उच्चतम सीमा में 5 गुना वृद्धि करके, कितना? 5 गुना वृद्धि करके मौजूदा 1 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए, कितना वर्तमान समय में कितना है? 1 करोड़ से, अब 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। कितना करने का प्रस्ताव है? सीधा 1 से 5 गुना, 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। यह वृद्धि उन व्यवसायों के लिए होगी जो अपने व्यवसाय संबंधी लेन देन में मात्र 5% से कम नगद का प्रयोग करते हैं। तो ये अब इस तरीके से MSME में जो नगद है उसको कम प्रयोग हो, इसलिए ये छूट दी गई है। तो ये पहले ही लिख दिया है कि उन व्यवसायों को ये छूट दी गई है जो अपने व्यवसाय में 5% से भी कम का नगद लेन देन करते हैं, याद रखिएगा आप। सहकारी संस्थाएं, अब सहकारी संस्थाएं क्या होती हैं? ये बेसिकली इनका एक अपना उद्देश्य होता है और वो ये उद्देश्यों के लिए गठित की जाती हैं। जो भी इनका कोई ना कोई मोटिव ज़रूर होता है। तो सामाजिक उद्देश्य हो सकता है,
व्यवसायिक उद्देश्य भी हो सकता है। तो ये होती हैं सहकारी संस्थाएं। अब इनका ये कोई ना कोई उद्देश्य रखे ही कार्य करती हैं, और फुल डिटेल्ड तो हम जब देखेंगे इससे संबंधित सब्जेक्ट में तभी पढ़ेंगे। तो सहकारी संस्थाओं के लिए क्या प्रावधान है? सहकारी संस्थाओं और कॉरपोरेट क्षेत्र के बीच समानता लाने की कोशिश। क्या? जो सहकारी संस्थाएं हैं और कॉरपोरेट जो क्षेत्र है उसमें समानता लाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये सहकारी संस्थाएं बेसिकली कोई जर्नल मुद्दे पर भी गठित की जा सकती हैं। इनका कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुद का ही अपना लाभ हो। अगर 10-20 लोगों ने जुड़कर सहकारी संस्था का निर्माण किया है या हैं तो वो सामाजिक मुद्दा भी हो सकता है, परंतु कॉरपोरेट में तो ये क्या है, मुनाफा होना ही चाहिए, मुनाफे से संबंधित ज़्यादा होते हैं ये। सहकारी संस्थाओं पर छूट कटौती के बिना 10% अधिभार यानी कि सेस और 4% उपकर के साथ, अधिभार और उपकर, कर के ऊपर कर। सहकारी संस्थाओं पर छूट कटौती के बिना 10% अधिभार और उपकर। अब ये अधिभार और उपकर होता क्या है? फुल सारे अर्थव्यवस्था से संबंधित, इसमें जो भी टर्म्स आते हैं ज़्यादातर बजट से सारे अर्थव्यवस्था से संबंधित होते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि जल्दी अर्थव्यवस्था भी शुरू की जाए, आपको पढ़ाया जाए अर्थव्यवस्था भी। तो 10% अधिभार और 4% उपकर के साथ 22% कर भुगतान का विकल्प। सहकारी संस्थाओं को वैकल्पिक न्यूनतम कर, क्या? वैकल्पिक न्यूनतम कर AMT से छूट मिलेगी। जिस प्रकार कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट की फुल फॉर्म क्या होती है? न्यूनतम वैकल्पिक कर से छूट मिलती है। विदेशी निवेश के लिए अब ये जो छूट है, पहले न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी कि मैट की छूट पहले सिर्फ किसको मिलती थी? कंपनियों को, परंतु अब ये सहकारी संस्थाओं को भी मिलेगी। विदेशी निवेश के लिए कर रियायत FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो विदेशी निवेश के लिए कर रियायत क्या की गई है? प्राथमिकताओं वाले क्षेत्र में विदेशी सरकारों के सॉवरिन धन कोष, सॉवरिन बॉन्ड्स होते क्या हैं? सब अर्थव्यवस्था से संबंधित टर्म है इसमें भी। प्राथमिकताओं वाले क्षेत्र में, और FDI क्या होता है? FDI आता कैसे है? हमारे देश में FDI से क्या लाभ होता है? ये सब बातें अर्थव्यवस्था से ही संबंधित हैं, परंतु सिर्फ आप फैक्चुअलिटी देखिए बजट के हिसाब से। विदेशी निवेश के लिए कर रियायत, प्राथमिकताओं वाले क्षेत्र में विदेशी सरकारों के सॉवरिन धन कोष द्वारा निवेश को प्रोत्साहन के लिए उनके द्वारा 31 मार्च 2024 से पहले, टाइम डेट क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या रख दिया है? 31 मार्च 2024 से पहले, और न्यूनतम 3 वर्षों की, क्या? न्यूनतम कम से कम 3 वर्षों की लॉक इन अवधि के साथ अवसंरचना यानी कि स्ट्रक्चर और अन्य अधिसूचित क्षेत्रों में किए गए निवेश के संबंध में उनके ब्याज लाभांश, लाभ का अंश और उनका ब्याज तथा पूंजीगत लाभों को 100% छूट देने का प्रस्ताव है। कितने प्रतिशत छूट देने का प्रस्ताव है? FDI के तहत 100% छूट देने का प्रस्ताव है। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये जो सारी बात कही गई हैं, प्रत्यक्ष कर में सुधार किस तरीके से हो, इसका एक सेकंड पार्ट भी आएगा। धन्यवाद।